हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीवायरल ड्रग और उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग में, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि रेट्रोवायरस जो आपके हैं उसके अगेंस्ट काम करती है, यानी कि HIV वायरस जो है आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस उसके अगेंस्ट काम करती हैं। और प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था कि HIV बेसिकली कैसे आपका बॉडी को अफेक्ट करता है। HIV को हम रेट्रोवायरस बोलते हैं, तो रेट्रोवायरस का क्या मीनिंग होता है, कैसे हम रेट्रोवायरस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था एपिडेमियोलॉजी ऑफ HIV कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड HIV पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी कि जो HIV का जो आपका वायरस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक वायरस को क्या बनाते हैं, आपका आप बोल सकते हो इन्फेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, जिससे वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हमने पूरा एनवेलप पार्ट को डिटेल में समझा था, कोर प्रोटीन को हमने डिटेल में समझा था। हमने ये देखा था कि जो कोर में आपकी जो स्पेसिफिक जो आपका कंपोनेंट्स है, चाहे वो आपका RNA है, आपकी आइडेंटिकल RNA कॉपीज हैं, चाहे आपके एंजाइम्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, वो किस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। आज हम डिटेल में वायरस की साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट जो अटैचमेंट और फ्यूजन है वो हम डिटेल में फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम उसे उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसीलिए अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट को देखिए, सो दैट आप आसानी से इस लेक्चर को प्रीवियस पार्ट से लिंक कर सके। ओके, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी हमारा जो HIV का वायरस है इसका टारगेट क्या होती है, हमारी इम्यून सेल्स होती हैं। वो भी हम डिटेल में कर चुके हैं कि कौन कौन सी इम्यून सेल्स आपकी टारगेट होती हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारी क्या है, ये रही हमारी इम्यून सेल। ओके, इम्यून सेल कोई सी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया CD4 सेल, जो हमारी T हेल्पर सेल होती हैं वो ले ली है। इसके अलावा आपको पता है लैंगरहैंस सेल्स हो सकती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकती हैं, मैक्रोफेजेस हो सकती हैं, माइक्रोग्लियल सेल हो सकती है। ये सारी इम्यून सेल है हमारी बॉडी की। ओके, तो ये हमारी इम्यून सेल है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वायरस है, सपोज किसी भी तरीके से HIV का वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है। मोस्टली अगर इसका सबसे ज़्यादा आपका आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न अगर देखें तो सेक्सुअली ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपका इन्फेक्टेड सिरिंज के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है कि किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन को वो सिरिंज लगी थी, इंजेक्शन लगा था, वही सिरिंज आप पे भी यूज़ हो गई है, तो हो सकता है ऐसे भी आपका HIV का वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है कि आपने किसी ऐसे इंसान का ब्लड आप पे चढ़ा दिया गया है जो HIV इन्फेक्टेड था। आपका क्या होता है, आपका वर्टिकल आपका इन्फेक्शन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, लाइक मदर टू बेबी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मदर से फीटस को आपका इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे कॉमन रीजन हैं जिसकी वजह से HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है, किसी भी इंसान की बॉडी में आपका HIV आ सकता है। सबसे प्रोमिनेंट मैंने रीजन आपको बता चुकी हूँ कि सेक्सुअली आपका क्या होता है, ये ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो किसी भी ये मैं बता चुकी हूँ तरीके, किसी भी तरीके से अगर ये HIV का वायरस आपकी बॉडी में सपोज एंटर कर चुका है, ठीक है, आपकी नहीं किसी भी रैंडम पर्सन की, ठीक है, तो होगा क्या, देखो ये आपकी इम्यून सेल्स को टारगेट करेगा। स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया ये हमारी CD4 सेल है जो कि एक इम्यून सेल है, आपको पता है, T हेल्पर सेल। तो टारगेट करेगा, तो टारगेट कैसे करेगा, मैंने बताया था आपको प्रीवियस पार्ट में कि कैसे ये वायरस विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो मैंने बताया था हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम क्या है आपका, ये कौन सा रिसेप्टर है आपका, CD4 रिसेप्टर, ठीक है। और साथ ही साथ एक और रिसेप्टर यहाँ पे आपका जरूरी होता है, तो मैं पहले भी बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं प्रीवियस लेक्चर देखा है तो बेटा प्लीज देखिए, ये कौन सा रिसेप्टर होता है आपका, दूसरा रिसेप्टर CCR5, ओके, CCR5 रिसेप्टर, या फिर दूसरा भी होता है एक CXCR4 रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं CD4 सेल की तो उस केस में ये रिसेप्टर कौन सा होगा, CXCR4 रिसेप्टर। और अगर दूसरी सेल्स हैं मैक्रोफेजेस, लैंगरहैंस सेल, डेंड्राइटिक सेल, तो कौन सा रिसेप्टर होगा, CCR5। तो ये दोनों रिसेप्टर्स होते हैं जो इस वायरस को
हमारी सेल मेम्ब्रेन से अटैच होने में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, अटैच होने में प्लस फ्यूजन में भी हेल्प करते हैं। पूरा डिटेल में मैंने पहले पार्ट में आपको बताया है। तो ये वायरस आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 आपको दिख रही है ना, तो मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ इस तरीके से। देखो ये वायरस है, वायरस की मेम्ब्रेन में आपकी एनवलप में 2 टाइप की प्रोटीन होती है। यहाँ पे भी मैं सेम ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये कौन सी है आपकी GP41, और GP41 के बाहर से कौन सी प्रोटीन है आपकी, ये प्रोटीन है आपकी क्या, GP120, है ना। तो क्या होगा, ये वायरस में जो सेल मेम्ब्रेन में जो GP120 प्रोटीन है, ये CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी। इसकी बाइंडिंग की वजह से क्या होगा आपका, इसकी बाइंडिंग की वजह से क्या होगा आपका, GP120 फिर किसके साथ बाइंड होगा, इन को रिसेप्टर के साथ भी बाइंड होगा। GP120 की दूसरी आपकी जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएंगी, और इस तरीके से जो ये GP120 है, पहले तो CD4 के साथ बाइंड हुआ था, लेकिन इसकी बाइंडिंग के बाद जब ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुई तो ये किसके साथ बाइंड हुआ, CCR5 या फिर CXCR4 रिसेप्टर के साथ भी बाइंड हो गया। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 इन दोनों रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, इस फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ बेटा। इसका नाम क्या है आपका, अटैचमेंट। अब जो आपका वायरस जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो चुका है। समझ में आया अटैचमेंट के लिए क्या चीज की जरूरत है, GP120 का इन दोनों रिसेप्टर से बाइंड होना। डिटेल के लिए फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब क्या है, यहाँ पे एक और आपकी प्रोटीन है GP120 के नीचे, देखो एक और प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, GP41। तो GP41 क्या होती है आपकी, यूजुअली अगर ये बाइंडिंग नहीं हुई होती तो इससे पहले ही क्या रहती है, अनएक्सपोज्ड रहती है। लेकिन जैसे ही ये अटैचमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ये जो GP41 प्रोटीन है ना, ये इस तरीके से थोड़ा सा अपनी जगह से खिसकती है। सपोज ये यहाँ पे आ गई, और इस तरीके से ये हमारी मेम्ब्रेन से जाके क्या हो जाती है, हुक हो जाती है, यानी कि ये हमारी मेम्ब्रेन से बाइंड हो गई। अभी तक जो आपका GP41 था वो बाइंड नहीं हुई थी हमारी मेम्ब्रेन से, लेकिन जैसे ही अटैचमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हुई तो GP41 थी वो हमारी मेम्ब्रेन से अटैच हो गई। अब क्या होता है, देखो GP41 क्या करता है, इन दोनों मेम्ब्रेन को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये वायरल की सेल मेम्ब्रेन है, एनवलप है, इन दोनों को करीब लाने की कोशिश करता है। और इस करीब लाने की कोशिश में क्या होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाती है। तो सेकेंड स्टेप किसकी वजह से हुआ, ये है सेकेंड स्टेप, जिसे क्या बोलोगे आप, फ्यूजन। फ्यूजन किसकी वजह से हुआ, GP41 की वजह से हुआ, जो कि ये प्रोटीन है GP41। ये GP41 प्रोटीन ने क्या किया, दोनों मेम्ब्रेन को फ्यूज कर दिया। फॉर डिटेल फर्स्ट पार्ट को आप देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, जैसे ही ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हुई होंगी, मैं यहाँ पे वो दिखा रही हूँ आपको फ्यूजन होता हुआ, ठीक है। ये हमारी मेम्ब्रेन थी, इस तरीके से क्या हुआ, देखो मेम्ब्रेन हो गई फ्यूज। ये है ग्लाइकोप्रोटीन ना, इस तरीके से ही तो है, ठीक। इस तरीके से अब क्या हो चुका है, देखो फ्यूजन हो चुका है। तो फ्यूजन होने की वजह से क्या होगा, जो इस वायरस के अंदर का जो कंटेंट है, जो कि कैप्सिड के अंदर है, ये वायरस के अंदर कैप्सिड है, जो हम पहले पार्ट में पूरा स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ आपको। कैप्सिड के अंदर हमारे क्या है, 2 RNA हैं और 3 एंजाइम है, ठीक है। 3 एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम है भाई, आप खुद उसको रिवाइज कीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज एंड इंटीग्रेज। ये 3 एंजाइम है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल फ्यूजन समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैचमेंट, सेकंड क्या था, फ्यूजन था, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब फ्यूज होते ही क्या होगा आपका, जो भी ये कंटेंट है, जब मेम्ब्रेन फ्यूज हो चुकी है, पोर फॉर्मेशन हो चुकी है, फ्यूज होने के बाद क्या होता है, इस तरीके से पोर, मैंने बड़ा दिखाया हुआ है, कम आपका पोर बनेगा, तो सारा जो कंटेंट है ये कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। यानी कि ये जो कैप्सिड है आपका पूरा कहाँ आ गया, हमारी सेल के अंदर आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया 2 स्टेप जो हम डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। ये हमारी प्रोटीन्स है, इनको हम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। ये आप अलग अलग कलर से इसे शो कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपकी प्रोटीन है, ये मैं ब्लू से बना देती हूँ, मैंने पहले में ही आपको बताया हुआ है डिटेल में। तो ये आपका क्या हुआ, फ्यूजन की वजह से आपका जो वायरल कंटेंट था वो हमारी सेल के अंदर आ चुका है। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कंटेंट अंदर आने की वजह से क्या होता है, ये जो बाहर की आपको कैप्सिड की जो प्रोटीन दिख रही है ना, P24 प्रोटीन होती है,
जैसे ही सेल के अंदर ये आता है तो ये बाहर का लेयर जो है ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसके डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, आपके पास क्या क्या रह गया, देखो ये डिसॉल्व हो गई है बाहर की मेम्ब्रेन जो P24 प्रोटीन होती है। ये कैप्सिड किससे मिलकर बनी होती है, P24 प्रोटीन से। इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होती है, मैं पहले पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। तो ये अब जब ये डिसॉल्व होगी तो क्या मिल गया आपको, आरएनए आपको मिल गया, ठीक है, और साथ में ये एंजाइम भी आपके फ्री हो गए, ठीक। अभी देखेंगे ये एंजाइम कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, मैं भी यहाँ पे बना दे रही हूँ एंजाइम को। सिंपल सी बात है, ये जो है आपका कैप्सिड डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। देखो क्या होगा, ये जो आरएनए है, ये आरएनए क्या कर लेगा, कुछ कर सकता है ये हमारा डीएनए। अब हमें पता है ये हमारी सेल है, तो सेल के अंदर ऑब्वियसली हमारा न्यूक्लियस होगा लाइक दिस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास हमारा डीएनए अवेलेबल है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो आरएनए है ये क्या कर सकता है, क्योंकि ये नई प्रोटीन बनाने के लिए तो इसे हमारे डीएनए के पास जाना पड़ेगा। खुद से वायरस आपको पता है हमारी मशीनरी को यूज करता है, तो क्या करेगा, देखो ये जो आरएनए है ये कैसा है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये आरएनए पहले क्या बनाएगा, ये जो आरएनए है, ये आरएनए है, ये सबसे पहले क्या बनाएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो डीएनए को मैं कर रही हूँ रेड कलर से शो, ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आरएनए से डीएनए बन रहा है, देखो समझ रहे हो। क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ये फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, ग्रीन कलर से जो शो किया था मैंने। क्या था इस एंजाइम का नाम बेटा, इसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो सबसे पहले मैंने बताया था ना, आरएनए से डीएनए बनेगा और फिर ये डीएनए जाके हमारे डीएनए से मिक्स होने वाला है, ठीक है। तो ये आरएनए जो था कहाँ से आया है पता चल गया। अब ये आरएनए से डीएनए को बनाने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ी, हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ी। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे काम करता है। तो ये सपोज ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम है, ठीक है, आरटी। तो ध्यान रखिएगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में दो डोमेन होते हैं, एक ये डोमेन है, एक ये डोमेन है। इस डोमेन का नाम क्या है आपका, पॉलीमरेज डोमेन। बाइफंक्शनल एंजाइम है, देखना दो काम करता है। और ये कौन सा है आपका, आरएनएस डोमेन। अब देखो क्या होगा, यानी कि ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके बाइफंक्शनल एंजाइम है। एक जगह पे एक जो इसका एंड है उससे आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं, यानी कि एक नया स्ट्रेन तैयार करवा सकते हो। और जो दूसरा डोमेन है इसकी हेल्प से आप आरएनएज यानी कि आरएनए को तोड़ सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। आरएनएज मतलब आरएनए को तोड़ने वाला, ठीक है। तो होगा क्या, देखो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपने इस एंड की हेल्प से, इस डोमेन की हेल्प से क्या करेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री एक डीएनए तैयार कर लेगा, कर सकता है। न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, और पूरा आपका क्या बन जाएगा, डीएनए तैयार हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने अपना डीएनए तैयार कर लिया, ठीक। अभी डीएनए तैयार करने के बाद अब हमें इस आरएनए की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, यही एंजाइम अपने आरएनएस डोमेन की हेल्प से इस जो आपका आरएनए था इसको क्या कर देगा, इस तरीके से तोड़ देगा और पूरी तरह से डिसॉल्व कर देगा। समझ में आ गया कैसे आरएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार हुआ, ठीक है। कैसे हुआ, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था उसके पास दो डोमेन थे, पॉलीमरेज डोमेन की हेल्प से पॉलीमराइजेशन हुआ और आपकी डीएनए कॉपी तैयार हुई, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसे बोल सकते हो आप, cDNA, और दूसरे डोमेन की हेल्प से जो आरएनए जिसकी अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसे खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अब जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, क्योंकि आपको पता है हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड तो हमारे डबल स्ट्रैंडेड के साथ इंटीग्रेट हो नहीं सकता, इसीलिए ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है विद द हेल्प ऑफ अदर एंजाइम आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है।
पॉलीमरेज आपका एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो क्या करेगा हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, अब हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे काम करता है। इसका काम क्या है, आरएनए से डीएनए बनाना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आपका तैयार हो जाएगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये बिल्कुल तैयार है हमारे डीएनए के साथ मिक्स होने के लिए। तो ये क्या करेगा, देखो इस तरीके से हमारे न्यूक्लियस में एंट्री लेगा और इस तरीके से ये हमारे खुद के डीएनए के साथ, हमारे डीएनए के साथ इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस के लिए भी एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, ये सेकेंड एंजाइम जो रेड कलर से आपको मैंने दिखाया हुआ है, इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम क्या है, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज देख रहे हो, वायरस अपने साथ पूरा इंतजाम करके आया है, सारे एंजाइम इसके पास है। तो इंटीग्रेज ने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड जो वायरल डीएनए था उसको हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ये क्या करता है एंजाइम, हमारे डीएनए को ब्रेक करता है और वायरल डीएनए को अटैच करके दोबारा से क्या कर देता है, रीसील कर देता है। समझ में आ गया। तो अब बताइए, अब जो ये डीएनए है हमारा डीएनए ना होके इस डीएनए को अब आप क्या बोलेंगे, इस डीएनए का नाम है प्रोवायरल डीएनए। ठीक है, क्योंकि अब इस डीएनए से जो भी बनेगा, जो भी प्रोटीन आपकी सिंथेसाइज होगी वो कैसी होगी, वायरल प्रोटीन होगी। तो क्या होता है देखो, अब सिंपल सेंट्रल डॉग्मा मॉडल में क्या होता है, जो डीएनए है उससे क्या बनता है बेटा, पढ़ा है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या प्रोसेस है ये, डीएनए से एमआरएनए बनता है ना नॉर्मल, क्या होता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एमआरएनए क्या करता है, हमारे राइबोसोम में जाता है, दिस इज आवर राइबोसोम, राइबोसोम में जाएगा और इस तरीके से राइबोसोम में जाके बैठ जाएगा। यही होता है एमआरएनए, यही करता है। और फिर क्या होता है, टीआरएनए इस एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार करता है लाइक दिस, और इस तरीके से हमारी एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो जाती है। पता है ना एमआरएनए कहाँ जाता है, हमारे राइबोसोम में जाता है, और राइबोसोम में जाने के बाद हमारी क्या बनती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। चलिए मैं इसे हटा दूँ अब यहाँ पे, ठीक है, ये हटा रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे डिटेल में बताना है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई, देखो सपोज ये आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो गई है, मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये हमारी बन गई पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, प्रोटीन फॉर्म हो गई है, प्रोटीन में लिख देती हूँ। समझ में आ गया। अब जो ये प्रोटीन होगी वो कैसी प्रोटीन होगी बेटा, ये प्रोटीन होगी वायरल प्रोटीन। ध्यान रखेंगे ये प्रोटीन कैसी है, वायरल प्रोटीन, क्योंकि जो प्रो वायरल डीएनए है उसने ऑब्वियसली जो एमआरएनए बनाया होगा वो वायरल एमआरएनए ही होगा, और एमआरएनए राइबोसोम में जाके जब प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा तो जो प्रोटीन बनेगी वो वायरल प्रोटीन होगी। बट अभी ये प्रोटीन क्या है, नॉन फंक्शनल है, क्योंकि हमें इससे क्या बनाना है, ये प्रोटीन से हमें एक नया वायरस तैयार करना है। तो ये प्रोटीन को पहले छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ना पड़ेगा, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट में। तो ये जो प्रोटीन है इसको तोड़ने के लिए भी हमारा एंजाइम हमारे पास पहले से ही वायरस अंदर लेके आया है। तो ये हमारा क्या है, एंजाइम है, कौन सा, जो ब्लू कलर से शो किया था, स्टार बनाया था, ये कौन सा एंजाइम है हमारा, प्रोटीएज एंजाइम। अब ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, ये जो प्रोटीन है प्रोटीन को स्पेसिफिक छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ेगा। तो ये वो फ्रेगमेंट है, कुछ फ्रेगमेंट ये है, कुछ फ्रेगमेंट ये है, अलग अलग कलर से मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि वायरल के अलग अलग कंपोनेंट हमें चाहिए। ये प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए, प्रोटीएज की हेल्प से जो ये प्रोटीन बनी थी ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गई, और यही जो फ्रेगमेंट है, जो ये फ्रेगमेंट है ये वायरस के अंदर के कंपोनेंट, मेन एंजाइम इससे फॉर्म होंगे। साथ ही साथ आपका जो वायरस के अंदर की बाहर की क्या है, आपका ये कैप्सिड है, ये तैयार होगा। इसके अलावा जब भी याद रखना, ये प्रो वायरल डीएनए एमआरएनए तो बनाता ही है, साथ में ये क्या करता है, इस तरीके से मैं यहाँ एरो लगा रही हूँ, ये क्या करता है, जीनोमिक आरएनए भी बनाता है। ये आरएनए आपको दिख रहा है ना, ये आरएनए भी बनाता है, जीनोमिक आरएनए। तो अब आप सोचिए, ये जो प्रोवायरल डीएनए था इसने क्या बनाया, अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट भी तैयार किए प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, साथ ही साथ इसने जीनोमिक आरएनए भी बनाया। अब आप इन सबको मिक्स कर दीजिए, जीनोमिक आरएनए, ये छोटे छोटे कंपोनेंट, देखो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये आपका इंटीग्रेज है, ये प्रोटीएज है, साथ ही साथ आपका कैप्सिड भी फॉर्म करेगा। तो ये सारे मिलके क्या बना देंगे, इसी को तो बना देंगे वापस से, ये बनेगा
ये सब मिलके जीनोमिक आरएनए और ये जो आपके प्रोटीएज की वजह से जो छोटे छोटे कंपोनेंट बने हैं, ये एंजाइम्स बने हैं, ये वापस से क्या बना देंगे, यही कैप्सिड फॉर्म कर देंगे, इसके अंदर का कंपोनेंट बन जाएगा। और ये कैप्सिड इसी तरीके से जैसे अंदर एंट्री हुई थी वैसे ही यहाँ से बर्ड ऑफ होके कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब ये वायरस बाहर निकलेगा, नए वायरस बन के बाहर निकलेंगे, तो ये इस सेल मेम्ब्रेन को भी अपने साथ ले जाएंगे, यानी कि ये हमारी ही सेल मेम्ब्रेन को साथ लेके चल रहे हैं। देखो ये बना, अब इसे मैं अलग से अगर दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ। देखो ये बना है ना, क्या क्या बन गया देखो फाइनली। अब मैंने क्या दिखाया आपको, जीनोमिक आरएनए बना, ठीक है। साथ ही साथ आपके क्या हुए, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने प्रोटीएस की हेल्प से। देखो ये फ्रेगमेंट्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाह रही हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। ये फ्रेगमेंट्स बने, ठीक है। साथ ही साथ इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी तैयार हुई। कैसे हुई समझ में आया, प्रोवायरल डीएनए से कैसे बना ये आपको समझ में आया। अब ये क्या होगी, इनकी असेंबली होगी, ठीक है। असेंबली होने का मतलब ये जो कैप्सिड है इसको चारों तरफ से घेर लेगा लाइक दिस। मैं इसको हटा रही हूँ कैप्सिड को, इस तरीके से देखो असेंबली हो गई, बन गया, अंदर का कोर तैयार हो गया, ये तैयार हो गया ना। अब देखो क्या होगा, मैट्रिक्स बाहर है, आसानी से मैट्रिक्स भी ले लेगा। साथ ही अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगी। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से बाहर की ओर क्या बनाएगी, इस तरीके से बर्ड ऑफ होगी। और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मैं अब इसके अंदर का नहीं बताऊंगी बेटे, ये आ जाएगा कैप्सिड इसके अंदर आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है और इस तरीके से ये यहाँ से पूरा मेम्ब्रेन को खींचता हुआ एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी और इस तरीके से नया वायरस आपका बन जाएगा। ये वायरस है, इसके अंदर ये कैप्सिड है और इसके अंदर ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं। मैं सारे नहीं बना रही, मैंने आरएनए बना लिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुई, यानी कि जब असेंबली हुई और बर्डिंग हुई, बाहर निकल गया एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, तो यहाँ क्या बना, हमारे नए वायरस बने। इनको आप क्या बोलोगे, न्यू विरियॉन्स। ये केवल एक बनाते हुए मैंने दिखाया है, मिलियंस ऑफ विरियॉन आपके फॉर्म होते हैं इस तरीके से, ठीक है, एक वायरस के इन्फेक्शन से। तो किस तरीके से एक वायरस ने हमारी सेल को इन्फेक्ट किया और फाइनली हमारी सेल से ही हमारी मशीनरी को यूज करके कैसे बहुत सारे विरियॉन्स बाहर निकले और ये सारे के सारे वापस से क्या करेंगे, हमारी दूसरी सेल्स को अटैक करना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये नए वायरस बनते हैं ये खुद हमारी ही सेल मेम्ब्रेन को यूज कर रहे हैं। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन बाहर आपको दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारी ही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से ये हमारी, अब देखो ये CD4 सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे कौन लेके चले जा रहा है, वायरस। तो क्या लगता है आपको, ये CD4 सेल आपकी इंटैक्ट रहेगी? नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, ये CD4 सेल डैमेज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट जो बात अब हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा आपका, वो होगी ड्रग्स, कि किस तरीके से हमारी एंटीवायरल ड्रग स्पेसिफिक स्टेप्स पे काम करके, जो मैं सारे स्टेप आपको बता दिए हैं कैसे कैसे होता है, किस किस स्टेप पे काम करके हमारी एंटीवायरल ड्रग काम कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।